Hello everyone, I am Shiv Kumar Sinha. Welcome to YouTube channel My Observation Life. डिस्कशन ऑन इंडियन पॉलिटिक्स की श्रृंखला में आज पार्ट 12 प्रस्तुत कर रहे हैं और 12 का जो फोकस का बिंदु रहेगा कि मैनिफेस्टो पॉलिटिक्स के तहत मैनिफेस्टो की विषय वस्तु क्या होना चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। आज मेरा चर्चा को जो विषय रहेगा घोषणा पत्र, राजनीति के तहत घोषणा पत्र की विषय वस्तु क्या हो, इस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि बहुत से देख रहे हैं कि बहुत से घोषणा पत्र में आजकल यूटोपियन बातें कही जाती है, काल्पनिक व्योम कल्पना में घूमते हुए एक तरह से व्योम प्रवासी की तरह अपने प्रवचन घोषणा पत्र में दिया जाता है। यह एक लिखित डॉक्यूमेंट्स है, यह एक शपथ पत्र है, यह एक वचन पत्र है, यह एक डॉक्यूमेंट्री विजन है, यह विजन डॉक्यूमेंट्स है। तो कहने का मतलब कि ये इतना महत्वपूर्ण है, यह चुनाव का एक बहुत बड़ा टूल्स है, तो इसकी बातें भी कहीं ना कहीं संविधान सम्मत होनी चाहिए। जो मन में है संविधान की बाहर, आप चुनाव संविधान के तहत लड़ रहे हैं, तो इसलिए आप इस संविधान के तहत ही घोषणा पत्र का विषय वस्तु भी होना चाहिए। मेरा जो चिंतन है, सोच है यह। अब देखते हैं कि घोषणा पत्र में चुनाव का क्या विषय होना चाहिए संविधान के अनुसार। आपको ज्ञात हो कि संविधान की धारा 246 के तहत कार्य करने के लिए कुछ विषय वस्तु निर्धारित है, जो 7th शेड्यूल में संविधान के जो 7वां अनुसूची है उसमें वर्णित है। इसमें 3 सूची बनाया गया है। एक है यूनियन लिस्ट, जिस पर भारत सरकार करेगी काम। दूसरा है स्टेट लिस्ट, जिस पर राज्य सरकार काम करेगी। तीसरा है कंकरेंट लिस्ट, जिस पर राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों कार्य करेगी। अगर कोई इसमें टकराव आपस में हो जाए तब भारत सरकार का कार्य मान्य होगा। लेकिन यह हमारे संविधान निर्माताओं ने यह कार्य करने की प्रक्रिया बताया है। दूसरा जो है, हमारे संविधान निर्माताओं ने एक विजन दिया है, या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में एक विजन दिया है कि सरकार का क्या स्वरूप होगा। इस विजन के आलोक में सरकार को कार्य करना है। अर्थात तीसरा जो है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया भी निर्धारित है। उस प्रक्रिया के तहत संविधान में संशोधन करने का वादा भी कहा जाए कि घोषणा पत्र का विषय वस्तु हो सकता है। अर्थात इसी 4-5 स्टेज में कहीं ना कहीं घोषणा पत्र का विषय वस्तु होना चाहिए। पहला हम देखते हैं कि जब लोकसभा का चुनाव हो रहा हो तो यूनियन लिस्ट में जो वर्णित 100 आइटम्स है, 100 सब्जेक्ट्स है, उसी पर चर्चा होना चाहिए। यूनियन लिस्ट में ओरिजिनली संविधान में 97 विषय थे, फिर संशोधन के द्वारा अभी 100 आइटम्स जो है यूनियन लिस्ट में वर्णित है। अतः लोकसभा के चुनाव के समय अगर मैनिफेस्टो में कुछ बात करना हो तो यह 100 आइटम्स के अधीन किया जाना चाहिए। फिर भारत सरकार को चूंकि कंकरेंट लिस्ट पर भी काम करने का अधिकार है, अतः कंकरेंट लिस्ट में 52 आइटम्स वर्णित है। अगर कुछ वर्णन करना हो तो यह 52 आइटम्स पर उसकी क्या कार्य योजना है, क्या करना चाहती है, क्या जनता को के लिए कार्य करना चाहती है, क्या प्रशासनिक व्यवस्था होगा, इससे संबंधित विषय होना चाहिए। अर्थात जब लोकसभा का चुनाव हो रहा हो तो यूनियन लिस्ट का 100 आइटम्स, कंकरेंट लिस्ट का 52 आइटम्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का जो विजन है उसके आलोक में कार्य करना चाहिए, घोषणा पत्र का विषय वस्तु रखना चाहिए। अब यह कहेंगे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का विजन क्या है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में यह विजन हमारे संविधान निर्माताओं ने दिया है कि हमारा स्टेट वेलफेयर होगा, तो वेलफेयर ऑफ द पीपुल के लिए कार्य करेगा। हमारे जो सब कार्य करने का उद्देश्य होगा, एक
न्यायपूर्ण स्वच्छ सोशल ऑर्डर का निर्माण करना, जो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सभी तरह से न्याय के साथ एक हमारे समाज में सोशल ऑर्डर का निर्माण हो, इसके लिए कार्य करना। फिर एक नेशनल लाइफ बनाना, एक नेशनल लोगों का एक पहचान हो, राष्ट्रीय जीवन पद्धति की पहचान हो, इसके आलोक में कार्य करना। फिर हमारे संविधान निर्माताओं का विजन है कि लोगों को एडिक्वेट लिवलीहुड के लिए, उचित जीविकोपार्जन के साधन की व्यवस्था के लिए कार्य करना चाहिए। कॉमन गुड, सामान्य लोगों की कल्याण की बात होना चाहिए। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात होनी चाहिए। किसी तरह का सेक्स डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। नेशनलिज्म की बात होनी चाहिए, नेशनलाइजेशन की बात होनी चाहिए। राष्ट्रीयकरण क्या राष्ट्रीय संपत्ति है, व्यक्तिगत संपत्ति, राष्ट्रीय संपत्ति की बात होनी चाहिए, नेशनलाइजेशन होना चाहिए। इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल एंड यूनिफॉर्म अपॉर्चुनिटी सबको मिलना चाहिए। इक्वल एंड यूनिफॉर्म लॉ सभी के लिए होना चाहिए। इक्वल कोड ऑफ रिलीजियस कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। यूनिफॉर्म रिलीजियस कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल लॉ होना चाहिए। अगर क्रिमिनल लॉ यूनिफॉर्म है तो सिविल लॉ और रिलीजियस कोड ऑफ कंडक्ट यूनिफॉर्म क्यों नहीं हो सकता है। एक तरह से हिडन मैसेज है संविधान निर्माताओं का, इसलिए इस पर होनी चाहिए बातचीत। कहा जाए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आम लोगों का एक अच्छे जीवन स्तर बनाने की बात होनी चाहिए, जिसमें रेस्ट की हो, लीजर को हो, प्रॉपर वेतन की हो व्यवस्था, पेंशन की हो, सुविधाएं हो। ओल्ड एज को संरक्षण देना चाहिए, विकलांगों को संरक्षण देना चाहिए, वीकर सेक्शन को संरक्षण देना चाहिए, महिलाओं को संरक्षण देना चाहिए। यह जो है हमारे संविधान निर्माताओं का जो विजन था, इसी आलोक में कहीं ना कहीं लोकसभा के चुनाव के समय यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत जो है वह विषय वस्तु होना चाहिए। उसी तरह जब राज्य की विधानसभा का चुनाव हो रहा हो तो राज्य की विधानसभा को स्टेट लिस्ट पर कार्य करना होता है। अर्थात स्टेट लिस्ट में अभी 59 आइटम्स है। मूल संविधान में 60 था, अभी संशोधन करके एक कम हो गया है, 59 आइटम्स है। इसलिए कहीं ना कहीं जब राज्य की विधानसभा का चुनाव हो रहा हो तो इस 59 आइटम्स ही घोषणा पत्र का एजेंडा होना चाहिए। इसके अलावा कंकरेंट लिस्ट, जिसमें भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों करती है, जिसके जो 52 आइटम्स है उस पर घोषणा पत्र का विषय वस्तु में शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही साथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का जो विजन है, जो केंद्र सरकार के लिए भी है और राज्य सरकार के लिए है, उसके आलोक में लोगों को कल्याण के लिए, एक स्वस्थ सोशल ऑर्डर बनाने के लिए, न्यायपूर्ण सोशल ऑर्डर बनाने के लिए, एक नेशनल लाइफ की पहचान बनाने के लिए, एक जीविकोपार्जन के एक मानक साधन की व्यवस्था होनी चाहिए। कॉमन गुड की बात होना चाहिए। सभी स्त्री और पुरुष के बीच समानता होना चाहिए। वीकर सेक्शन की कल्याण की बात होना चाहिए। कहा जाए कि दिव्यांगों के लिए बात होनी चाहिए। एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात होना चाहिए। लोगों को रेस्ट, लेजर और प्रॉपर सैलरी की बात होनी चाहिए। पेंशन की बात होनी चाहिए। यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड के तरह यूनिफॉर्म रिलीजियस कोड ऑफ कंडक्ट भी होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल लॉ होनी चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल लॉ में कहा जाए कि दोनों पक्ष आता है, यूनिफॉर्म रिलीजियस कोड ऑफ कंडक्ट और यूनिफॉर्म सिविक एक्टिविटीज कंडक्ट भी होना चाहिए। यह दोनों पक्ष पर, यह मेरा जो है विजन है कि जब लोकसभा का चुनाव हो रहा हो तो क्या विषय होना चाहिए और जब स्टेट का चुनाव हो रहा है तो क्या विषय होना चाहिए। यह नहीं, क्योंकि यह देखा गया है कि कहीं ना कहीं घोषणा पत्र में जो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स के नाम पर गलत डायग्नोज करके सोशल इशू को रखा जाता है। कभी कहते हैं कि हम किसानों का कर्ज माफ़ कर देंगे, कभी कहते हैं मजदूरों को अनुदान देंगे, कभी कहते हैं कि हम मुफ्त में खाना लोगों को खिलाएंगे। सब कुछ अच्छी बात है, कल्याणकारी राज्य के लिए सब कुछ जरूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा यह मानना है कि मुफ्त खोरी की प्रवृत्ति समाज में विकसित होने देना उचित नहीं है।
इसका दूरगामी परिणाम होगा। इसलिए सब्सिडी जरूर मिले, सहायता जरूर मिले, अनुदान जरूर मिले, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जरूर मिले, लेकिन मुफ्तखोरी की प्रवृत्ति नहीं जागी। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का नॉर्म्स है कि जहां मनुष्य अपने से कोई कार्य करने में सक्षम नहीं हो, तब समाज के द्वारा उसे सहयोग दिया जाता है, असिस्टेंस दिया जाता है। यह नहीं कि वह सब कुछ करने में सक्षम है फिर भी उसे सहयोग दिया है। हम कुछ एग्जाम्पल की बात भी करेंगे। अपने गांव में जब हम रहते थे, हमें देखते थे कि समाज में कुछ गलत परंपरा है। बहुत से लोग विवाह के समय, अपनी बेटी के विवाह के समय अपने खेत को बेच देते हैं, अपने घर को बेच देते हैं। एक संपन्न परिवार जो सोशल कस्टम के नाम पर गरीब बन जाते हैं और घर के बेच करके वह इंदिरा आवास प्राप्ति की श्रेणी में चले जाते हैं। यह कैसा सोशल कस्टम्स है? सार्वजनिक कार्यक्रम पर अपने घर खेत को बेच दिए और रहने के लिए इंदिरा आवास की सूची के लिए दर दर भटक रहे हैं। यह प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। अर्थात समाज में कुछ सोशल रिफॉर्म्स होने चाहिए। इसलिए कहा गया है कि सोशल न्यायपूर्ण सोशल ऑर्डर नेशनल लाइफ की पहचान होनी चाहिए। यह नहीं कि हम समाज में एक धनी व्यक्ति कहलाते थे और हमारा बेटा बीपीएल का अनाज लेके खा रहा है, इंदिरा आवास में रहने के लिए स्थिति आ गई है, जबकि हम एक बड़ी जमीन के मालिक रहते थे, अच्छी स्थिति थी। यह मुफ्तखोरी का प्रवृत्ति का यह साइड इफेक्ट है। इसलिए हम कहेंगे कि सोशल अच्छे ऑर्डर के लिए जो बातें हैं मैनिफेस्टो में होनी चाहिए, सिर्फ मुफ्तखोरी फैलाना नहीं। हम देखते हैं कि अभी जो बीपीएल का अनाज बहुत लोगों को मिल रहा है, या कहीं ना कहीं व्यवहार में बहुत बड़ी आबादी ऐसे है जिसको नहीं मिलना चाहिए, वह बीपीएल का अनाज ले रहा है और उसके बैंक में अभी भी देखा जाएगा तो 10 लाख 20 लाख रुपया उसके अकाउंट्स में पैसा है, फिर भी बीपीएल के लिए ले रहे हैं। वह ग्रेजुएट है, वह कहीं प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं, बीपीएल का नाम ले रहे हैं। कहीं कहीं तो दूसरे शहर में उसे अपना घर जमीन सब है और नए शहर में आकर कार्य कर रहे हैं और यहाँ भी इंदिरा आवास की सूची में लाइन लगाए हुए हैं। यह प्रवृत्ति को रोकना जरूरी है और हमारे राजनीतिक दल ही इसे रोकने, मात्र वोट लेने के लिए गलत परंपरा को नहीं दे, बल्कि एक जो हमारे संविधान निर्माताओं को एक न्यायपूर्ण, स्वस्थ, पवित्र सोशल ऑर्डर बनाने की बात है, नेशनल लाइफ की बनाने की बात है, उसको ध्यान में रख करके अपने मैनिफेस्टो में एजेंडा रखें। मेरा आज जो फोकस का बिंदु है कि यह मैनिफेस्टो में क्या क्या होने चाहिए। दूसरा, सभी राजनीतिक दल से कहते हैं या इलेक्शन कमीशन से भी कहते हैं कि सभी राजनीतिक दल को अपना मैनिफेस्टो निर्गत करते समय सबसे पहले अपने पार्टी का परिचय, इंट्रोडक्शंस एक पैराग्राफ में देना चाहिए। उस पार्टी का परिचय और उद्देश्य तथा 3 वर्ष का ऑडिट रिपोर्ट पार्टी का सबसे फर्स्ट पैराग्राफ में इंटर होना चाहिए। मैनिफेस्टो का जो आम जनता को मालूम हो सके कि इस राजनीतिक दल का उद्देश्य क्या है, विगत 3 वर्ष में इस पार्टी को कितना चंदा कहां से आया, या 5 वर्ष कहा जाए कि 5 वर्ष के में का ऑडिट रिपोर्ट अगर है, तब सभी राष्ट्रीय पार्टी और पंजीकृत पार्टी को मैनिफेस्टो के फर्स्ट पैराग्राफ में अपने पार्टी का परिचय, उद्देश्य और 5 वर्ष का, विगत 5 वर्षों का ऑडिट रिपोर्ट होना चाहिए कि उसको कितना चंदा आया, कितना खर्च हुआ, किस सोर्स से चंदा आया। यह मैनिफेस्टो में
फर्स्ट पैराग्राफ होने से मतदाताओं को एक विजन बनाने में मदद मिलेगा। उसके बाद कहीं ना कहीं फिर जो है क्या क्या वादा किया जा रहा है वो संविधान के आलोक में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की विजन, इससे अगर बाहर जाना है तो संविधान में संशोधन संबंधी जो विजन है वह मार्गदर्शन, जो संशोधन की प्रक्रिया है उसके तहत बातें करके मैनिफेस्टो में बात रखा जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं अपने विचार के साथ आज मतदाताओं को जागरूक करने के लिए, सभी राजनीतिक दलों के समझने के लिए कि मैनिफेस्टो क्या होना चाहिए, इस पर अपने विचार को रखे हैं। इसे इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए कि इसे मार्गदर्शिका, इलेक्शन मैनिफेस्टो संबंधी मार्गदर्शिका निर्गत करें, उसके लिए इन्फोर्समेंट अभिकरण बनाए और माननीय न्यायालय से भी अनुरोध है कि मैनिफेस्टो संबंधी जो तथ्य है उस संबंध में कहीं ना कहीं संज्ञान लेते हुए कुछ रूलिंग्स बनाए, कुछ गाइडलाइंस बनाने का इलेक्शन कमीशन को निर्देश दे। जनता से भी अनुरोध है कि वह प्रेशर बनाए कि वह मैनिफेस्टो में क्या होना चाहिए यह स्पष्ट किया जाना चाहिए। यह नहीं कि उठपटांगे बातें, बहुत सारे नॉर्म्स हैं, कोई कार्यक्रम अगर करते हैं उठपटांग रख देते हैं, जैसे कि हम 20 लाख एम्प्लॉयमेंट देंगे, 30 लाख देंगे, 40 लाख देंगे, कहाँ से देंगे, 1 करोड़ देंगे एम्प्लॉयमेंट, इस बात का भी जिक्र होना चाहिए। अगर हमारे बजट पर कर्जा माफ से या अधिक एम्प्लॉयमेंट देने से बोझ बढ़ेगा तो उसे कैसे मीट करेंगे। अर्थात टैक्सेशन संबंधी नीति भी स्पष्ट होनी चाहिए मैनिफेस्टो में कि हमारा इस पोर्शन पर टैक्सेशन होगा और इससे आय को हम इस ढंग से बयान करेंगे। सरकारी क्षेत्र में एम्प्लॉयमेंट देने की जो साधारण नॉर्म्स है कि टोटल इस्टेब्लिशमेंट, टोटल जो डिपार्टमेंट का जो एक्सपेंडिचर है, जो वर्किंग है, सब मिला करके 20% ही इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट होना चाहिए। अभी देख रहे हैं कि ऑलरेडी 38%, 40% इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट है हमारे देश में बहुत सारे विभाग का, और जो 40% के आसपास इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट है, जबकि विभाग में बहुत सारे पोस्ट खाली हैं। अगर वह पोस्ट भर दिया गया पुराना सैंक्शन तो इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट 60% हो जाएगा। ठीक है, पोस्ट भरना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं रेशनलाइजेशन होना चाहिए, इसी के लिए नीड बेस्ड आया है। इसलिए हमारे राजनीतिक दल को स्पष्ट होनी चाहिए कि हम नीड बेस्ड कैरियर सर्विस, अभी देख रहे हैं कि एक तरह से बाढ़ आ गई है। एक तरफ सरकार, जो हमारे संविधान का निर्माताओं का विजन था कि इक्वल वर्क फॉर इक्वल पे देंगे, लेकिन इक्वल काम के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट पर है, एक ठेका पर है, एक नियोजन पर है और एक परमानेंट है, कर करके सभी के लिए इक्वल वर्क फॉर इक्वल पे की धज्जी उड़ाई जा रही है। इस सबको मानकीकरण करने की जरूरत है। संविधान घोषणा पत्र में इस बातों का जिक्र होना चाहिए। अर्थात निष्कर्षतः हम यही कहेंगे कि संविधान में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की विजन तथा संविधान संशोधन की प्रक्रिया संबंधी जो बातें हैं उस प्रक्रिया को अनुपालन करते हुए, संविधान को अपना आदर्श मानते हुए उसके आलोक में घोषणा पत्र का विषय वस्तु होना चाहिए। अगर मेरा यह विचार आपको अच्छा लगता हो तो इस पर चिंतन करें, मनन करें, लोगों से चर्चा करें, सरकार से मांग करें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।